नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी की में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी एप्टीट्यूड एग्जाम है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, जो कि अगस्त में होना है। उसी एग्जाम के लिए हमारा सबसे मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट है साइंस, जो कि 30 नंबर का आएगा। और यहाँ पर इसी हमारे सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज यहाँ पर रेगुलर वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो वो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी वैल्यू बेस्ड होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर हाजिर हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन के साथ साथ आप अपना टेस्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पाते हैं कमेंट्स में अपना उत्तर जरूर दे सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भोजन के पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर भोजन जब हमारा पाचन होता है तो सबसे पहले उसकी पाचन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो यहाँ पर विकल्प हमारे हैं, आमाशय है, छोटी आंत है, मुख है और बड़ी आंत है। तो देखिए सबसे शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे मुंह से। अब देखिए मुंह से शुरुआत क्यों होती है, तो सबसे पहले जब भोजन का पाचन होता है तो मुंह हमारा जो होता है, मुंह में उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं वो हमारे भोजन में लार मिलाती हैं। और अब भोजन को दांतों के माध्यम से हम जब चबाते हैं तो चबा करके उसे बारीक पीसा जाता है, छोटे छोटे गोलक के रूप में। यहाँ पर उसे फिर ग्रसनी के माध्यम से आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि सबसे पहले बात की जाए तो स्टार्टिंग हमारी हो रही है हमारे मुंह से। हमारे दांत भी पाचन के जो अंग होंगे उसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि वो भी चबाने का कार्य यहाँ पर करते हैं और लार ग्रंथियां उसमें लार मिलाती है। कौन सा अंग यहाँ पर वसा, यानी कि जो फैट होता है, फैट के पाचन में सहायक पित्त रस जो होता है, जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं, तो यहाँ पर पित्त रस जो है बनाता है। कौन सा अंग वसा के पाचन में सहायक होता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मिल रही है कि वसा के पाचन में सहायक, तो वसा का पाचन कौन करता है, बाइल जूस यानी कि पित्तरस करता है। तो इसमें जो सहायक होता है पित्तरस, ये कौन सा अंग बनाता है, अग्नाशय है, यकृत है, या फिर आमाशय है, या फिर है छोटी आंत। तो देखिए यहाँ पर बाइल जूस जो होता है वो बनाता है हमारा लीवर, यकृत जो होता है ये यहाँ पर इसे बनाता है। और ये वसा को छोटे छोटे बिंदुओं यानी कि टुकड़ों में तोड़ने का कार्य जो है वो करता है पित्तरस हमारा, और जिससे उसका पाचन जो होता है वो आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक। तो यहाँ पर एसिटिल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारा स्टोमक होता है उसकी दीवारों से ये जो अम्ल होता है ये जठर रस में मिल करके वहां पर स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। इसके कार्य है, तो ये भोजन को कीटाणु से मुक्त करता है, ये इसका कार्य होता है। और साथ ही साथ जो हमारा भोजन होता है उसको एक अम्लीय माध्यम ये प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में यहाँ पर कार्य करता है। तो वसा के पाचन में कार्य करने वाला एंजाइम से यहाँ पर पूछा गया है। तो वसा के पाचन में जो एंजाइम्स हमारा कार्य करता है वो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज। तो यहां पर जो लाइपेज होता है, ये लाइपेज एंजाइम ऑप्शन सी के अंतर्गत जो हमारा लाइपेज होता है, लाइपेज जो होता है ये वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। और ये मुख्य रूप से अग्नाशय और छोटी आंत में कार्य करता है। आगे देखिए कौन सा अंग यहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ पर कौन करेगा, बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत या फिर मुख। तो देखिए हमारी जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत जो होती है ये यहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण का कार्य करती है। अब देखिए एक प्रश्न छोटी आंत से और बनता है, बड़ी आंत से बनता है। जिसका नाम बड़ी है उसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर सिर्फ 1.5 मीटर की होती है, और जो आंत छोटी है इसकी लंबाई जो होती है वो 6.5 मीटर तक की इसकी जो होती है ये लंबाई होती है। तो नाम छोटा है पर लंबाई, लेंथ इसकी ज्यादा है। कभी कभी ये चीज भी आपको पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमारी छोटी आंत होती है उसका भीतरी भाग जहां पर विलाई होते हैं, इनसे ढके होते हैं, और जो पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित करते हैं, और पाचन तंत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर है लाइपेज। तो यहां पर हम कह सकते हैं लार के अंदर जो एमाइलेज होता है ये पाया जाता है, और ये हमारे भोजन
में मौजूद जो स्टार्च होता है उसको शर्करा को तोड़ना शुरू ये करता है। तो भोजन के पाचन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। पाचन तंत्र में कौन सा भाग जल का पुनः अवशोषण, कौन से भाग में जल का पुनः अवशोषण होता है? तो देखिए, छोटी आंत जो होती है वो हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, और जो हमारी बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत जो होती है जिसे हम थोड़ी चौड़ी होती है, और ये यहां पर जल का पुनः अवशोषण करती है, और मल के रूप में वो जो अवशिष्ट होते हैं वो यहां पर इकट्ठे होते हैं। तो बड़ी आंत यहां पर जो होगी ये कार्य करेगी। आगे देखिए, पेप्सिन एंजाइम जो है किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये यहां पर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, तो यहां पर प्रोटीन का ये पाचन जो है करता है। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होता है जो हमारे पेट में HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ने का काम करता है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। शुरुआत वाला भाग याद रखना है और अंतिम भाग को याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट हमारा मुंह हो जाता है, और दूसरा यहाँ पर जो है अमाशय, छोटी आंत, गुदा या फिर पित्ताशय। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है एनस, गुदाशय, जहां पर मल जो है उससे त्यागा जाता है, और ये हमारे पाचन तंत्र की जो सिस्टम होता है उसका एक लास्ट भाग यहाँ पर होता है। चलिए आगे देखते हैं, अग्नाशय का कार्य क्या है? तो अग्नाशय जो जिसे हम पैंक्रियास भी कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? केवल पित्त बनाना, या फिर यहाँ पर है जल का अवशोषण, पाचक एंजाइम्स बनाना, भोजन को संग्रहित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पैंक्रियास होता है इसका कार्य होता है पाचक एंजाइम्स का निर्माण करना, पाचक एंजाइम्स बनाना, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज आदि जो होते हैं ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ऐसे कई पाचक एंजाइम्स जो होते हैं हमारी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम्स यहाँ पर अक्रिय रूप से स्त्रावित होता है? मतलब इनके जो रूप है, सक्रिय होना अलग है और अक्रिय रूप से स्त्रावित होता है। तो यहाँ पर बात की जाए पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज और पेप्सिनोजेन, तो यहाँ पर जो पेप्सिनोजेन होता है ये यहाँ पर एक अक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम से होता है जो पेट में HCl की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है, और जब ये पेट में HCl के साथ में मिलता है तो HCl के उपस्थिति में यहाँ पर ये पेप्सिनोजेन जो होता है ये यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है पेप्सिन के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा, पेप्सिनोजेन अक्रिय रूप है और पेप्सिन यहाँ पर उसका सक्रिय रूप है, जो कि यहाँ पर HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है। तो HCl यहाँ पर एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य भी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पित्तरस का प्रमुख कार्य होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, वसा का एमल्सिफिकेशन या फिर अम्लता को बढ़ाना। तो इस प्रश्न पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये वसा के पाचन में सहायक एंजाइम होता है यहाँ पर। तो वसा का एमल्सिफिकेशन जो होता है ये यहाँ पर बाइल जूस जो होता है करता है, ये वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि पायसीकरण भी उसे कहा जाता है एमल्सिफिकेशन को। तो इससे यहाँ पर लाइपेज एंजाइम जो है वसा के पचाने में आसानी उसके लिए हो जाती है। आगे अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं और क्या कार्य करती हैं? तो ब्रूनर्स ग्रंथियां जो होती हैं पेट में HCl का स्त्राव, यकृत में बाइल बनाना, या फिर ड्यूडेनम में क्षारीय रस बनाना, या फिर बड़ी आंत में अवशोषण। तो यहाँ पर ये जो ब्रूनर्स ग्रंथियां होती है ये पाई जाती है ड्यूडेनियम में, जहां पर इनका कार्य होता है वो होता है क्षारीय रस को बनाना। तो यहाँ पर जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसे हम ड्यूडेनियम कहते हैं। छोटी आंत आपने देखी होगी, इस प्रकार से एक रस्सी नुमा रूप में यहाँ पर ये होती है। तो इसका जो पहला स्टार्टिंग वाला भाग होता है जहां से अमाशय से जुड़ा होता है और अमाशय से भोजन फिर छोटी आंत में खिसकता है, तो इसका जो पहला भाग होता है उसी को हम ड्यूडेनियम कहते हैं। और यहाँ पर ये पाई जाती है ब्रूनर्स ग्रंथियां, जो कि म्यूकस और क्षारीय रस बनाती है, ताकि भोजन जो है आसानी से पच सके, आगे बढ़ सके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो सही युग्म जो नहीं है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए, जो माल्टोज है, लैक्टोज को में बदल रहा है, माल्टेज जो है वो लैक्टोज में इसको कन्वर्ट कर रहा है, या इसके साथ में इसका पैर जो है बनाकर दिया है। तो यहाँ पर माल्टेज एंजाइम जो होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। नाम जो है वही एंजाइम्स का नाम उसके कार्य को भी प्रदर्शित करता है। तो माल्टेज यहाँ पर जो रहेगा वो किसको, माल्टोज को यहाँ पर ग्लूकोज में तोड़ता है, जबकि लैक्टोज के लिए
यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम और माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम। तो यहाँ पर ये युग्म जो है ये गलत होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर सैकरेटिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य है। HCl का निर्माण बढ़ाना, पेप्सिन की सक्रियता, पैंक्रियाटिक जूस का स्त्राव करना, बाइल को एक्टिव करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं पैंक्रियाटिक जूस का स्त्राव करवाना, ये यहाँ पर सैकरेटिन हार्मोन जो होगा इसका कार्य यहाँ पर कहलाएगा। तो देखिए सैकरेटिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि अम्लीय कायम ड्यूडेनियम में प्रवेश करता है, तब यह हमारे पैंक्रियास को पाचक रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। आगे देखिए, वसा के पाचन की प्रक्रिया जो होती है ये कहां पर होती है। तो वसा के पाचन की प्रक्रिया की बात की जाए तो अमाशय में, ड्यूडेनियम में, या फिर मूत्राशय, या फिर है ग्रसनी में। तो यहां पर इसकी शुरुआत होती है मुख्यतः ड्यूडेनियम में, जो कि हमारी छोटी आंत का प्रथम स्थान या प्रथम भाग होता है, उसी को हम ड्यूडेनियम कहते हैं, जहां पर बाइल और पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं ये इसमें मिलते हैं, और वसा का पाचन जो होता है वो लाइपेज के द्वारा स्टार्ट होता है। आगे देखिए, पाचक एंजाइम एंटेरोकाइनेज का कार्य क्या होगा। तो यहां पर पाचक एंजाइम एंटेरोकाइनेज जो है इसका कार्य होता है ट्रिप्सिन को सक्रिय करना, पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना, बाइल को तोड़ना या फिर एमाइलेज को निष्क्रिय करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन होता है उसको यहां पर सक्रिय करने का कार्य इसका जो होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम का होता है। तो ये यहां पर ट्रायोपेप्सिनोजेन जो होता है उसको सक्रिय करके ट्रिप्सिन में बदल देता है, और आगे ये एंजाइम्स को सक्रिय करता है। काइम किसका परिणाम है, ये मुंह में चबाए गए भोजन का, आमाशय में अर्धपचे भोजन का, बड़ी आंत से निकले अपशिष्ट का, या फिर पित्त रस के अपघटन का। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो काइम होता है ये हमारे आमाशय में अर्धपचे भोजन का परिणाम जो होता है वो काइम के रूप में यहां पर होता है। तो काइम का मतलब यहां पर जो हमारा पेट होता है, आमाशय होता है, वहां पर भोजन के साथ में जब HCl और साथ में जो एंजाइम्स होते हैं वो मिल जाते हैं और इनका एक प्रकार का एक जो पेस्ट होता है वो बन जाता है, जिसे हम कहते हैं यहां पर काइम, जो कि आगे चल करके छोटी आंत में पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग यहां पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करता है। देखिए एंडोक्राइन का मतलब यहां पर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और एक्सोक्राइन मतलब जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। तो यहां पर बात की जाए उस अंग की जो दोनों ही तरह के कार्य करता है, लीवर, अग्नाशय, आमाशय या फिर बड़ी आंत, तो हमारा जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, ये यहाँ पर दोनों ही तरह का कार्य जो है वो करता है। अब देखिए पैंक्रियाज जो होता है ये कई तरह के हार्मोन्स जो है वो एंजाइम्स जो होता है ये बनाता है। चलिए, तो इंसुलिन को भी बनाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसकी कमी से डायबिटीज होता है। चलिए आगे बात करते हैं, पित्तरस का पीएच जो होता है वो कितना होता है। तो पित्तरस या जो बाइल जूस होता है इसका पीएच यहाँ पर कितना होगा, 2, 5, 7, 8। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है, इसका पीएच मान जो होता है वो होता है यहाँ पर 8। अब देखिए 8 जब पीएच होता है तो हम जानते हैं कि जो हमारा पीएच पैमाना होता है जिसमें 1 से लेकर 7 तक मान यदि आते हैं तो वो अम्लीय होते हैं, 7 से 14 यानी कि 7 से ऊपर जितने भी जाते हैं तो वहां पर वो क्षारीय होते हैं। तो 7 से ऊपर है, 7 से बड़ा है 8, तो यहाँ पर जो हमारा बाइल जूस जो होता है वो थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे लेते हैं पैंक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर है माल्टोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ट्रिप्सिन होता है ये यहाँ पर एक प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होता है जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित यहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए कौन सा अंग यहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रकार के पाचन जो है वो करता है, मुंह, बड़ी आंत, गुदा या फिर यकृत। तो यहाँ पर बात की जाए उस अंग की जो दोनों मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रकार के यहाँ पर कार्य करता है तो वो होगा हमारा मुंह, क्योंकि देखिए मैकेनिकल रूप में वो यहाँ पर भोजन को चबाने का कार्य करता है, ये कार्य मैकेनिकल के अंतर्गत आएगा। और केमिकल के अंदर हम बात करें तो जो लार ग्रंथियां होती है वो लार मिलाती भोजन में, जो कि रासायनिक प्रोसेस होती है और वो हमारी केमिकल प्रोसेस यहाँ पर मानी जाएगी। आगे देखिए पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो होता है वो यहाँ पर कौन सा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबे छोटे आदि की बात को ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे लंबे भाग की बात की जाए आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, तो हमने पहले ही भी इसके ऊपर बात की थी। जो हमारी छोटी आंत होती है लगभग ये 6 मीटर की होती है और जो बड़ी आंत होती है वो लगभग 1.5 मीटर की होती है।
तो यहां पर सबसे लंबा भाग कौन हुआ? छोटी आंत हुई। तो इसको आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कहां पर अवशोषित होते हैं? तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होते हैं ये रक्त में, लसिका में, मूत्र में या पेट में। तो यहां पर वसा का जब पाचन होता है उससे फैटी एसिड बनते हैं, और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो छोटी आंत की जो विलाई होती है उसमें जाकर के, लैक्टल्स में जाकर के लसिका के माध्यम से यहां पर ये अवशोषित होते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग सबसे अधिक अम्लीय है? तो आहार नाल के सबसे उस भाग की बात की जाए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर अम्लीय होगा, तो हमारा मुंह, ड्यूडेनियम, अमाशय या बड़ी आंत। तो यहाँ पर जो अमाशय होता है ये सबसे अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी दीवारें HCl का स्त्राव करती है, और HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आगे देखिए, मानव में कितने दांतों का पूर्ण स्थायी सेट होता है? तो यहां पर दांत हमारे दो प्रकार से बताए जाते हैं, एक स्थायी, एक अस्थायी। तो मानव के अंदर स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 32 यानी कि 32 होती है, और इसमें जो दांत हमारे होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं, जो कि वयस्क अवस्था में मिलेंगे, और हमारे स्थायी दांत होते हैं उनकी यहाँ पर बात होती है। तो इसमें जो हमारे 8 दांत होते हैं वो हमारे इंसिजर होते हैं, तो इंसाइजर इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर 8 हमारे जो होते हैं इंसाइजर्स होते हैं, और यहाँ पर 4 दांत जो होते हैं हमारे वो कैनिन के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर 4 दांत कैनिन्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 8 दांत जो होते हैं ये हमारे परमोलर्स होते हैं। तो ये हमारे परमोलर्स हैं, और इसी के साथ में 12 जो होते हैं ये हमारे मोलर्स होते हैं। तो इस प्रकार से इंसाइजर, कैनिन, परमोलर, मोलर, तो यहां पर इस प्रकार का जो सेट होता है वो हमारा होता है। संख्या भी आप यहां पर चाहें तो जोड़ सकते हैं, 8 और 4 12, 12 और 12 जो है ये 24, 24 और 8 यहां पर हो जाते हैं 32। इस प्रकार से हमारे कुल दांत जो होते हैं ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट सभी तरफ के जो है ये जोड़ करके बनते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है? यहां पर बात की जाए उस पोषक तत्व की जो हमारे मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है, तो वो यहां पर होगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लार में उपस्थित जो हमारा एंजाइम्स होता है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। तो स्टार्च क्या है? एक प्रकार का हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पेट में भोजन को कितने समय तक संग्रहित यहां पर किया जाता है? तो यहां पर जो भोजन होता है वो पाचन जब उसका प्रोसेस होती है तो वो कितने घंटे यहां पर हमारे पेट में संग्रहित रहता है? 1 2 3 4 6 7 या 10 घंटे। तो 3 से 4 घंटे में जो होता है पाचन जो हमारा होता है वो चलता रहता है। तो आमतौर पर 3-4 घंटे तक वो रहता है। आगे देखिए, रुगे क्या है? तो यहां पर रुगे की बात हो, दोनों दांतों की हमारी सतह है या फिर हमारी छोटी आंत की झिल्ली है, अमाशय की भीतरी सलवटें हैं या फिर बड़ी आंत के जीवाणु हैं। तो देखिए, जो हमारा अमाशय होता है, स्टोमक होता है, वहां पर उसकी भीतरी जो सतह होती है, मान लीजिए कि हमारे जो अमाशय का आकार है इस प्रकार का, तो इसकी जो भीतर की दीवार होगी उसमें जो सलवटें होती है, तो उन सलवटों को यहां पर कहा जाता है रुगे। और ये अमाशय में जो एक प्रकार की गति होती है, क्रमानुकुंचन गति, मतलब कि सिकोड़ना, फैलना आदि में ये मदद करती है। आगे बात की जाए पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने वाले कारक की, बाइल, सैकरेटिन, HCl या फिर लाइपेज। तो यहां पर जो हमारा पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने वाला एंजाइम्स होगा वो यहां पर होगा HCl। इसके ऊपर पहले भी हम प्रश्न जो है वो देख चुके हैं। तो ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करता है। सबसे अधिक जल का अवशोषण जो होता है वो कहां होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय या फिर यकृत। तो सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है, ये होता है बड़ी आंत में। और ये जो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है ये हमारा लास्ट स्टेप्स होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। साथ ही साथ हमारी जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की उसमें भी। तो लास्ट में क्या है, जितना भी पानी होता है वो हमारी बड़ी आंत जो होती है वो यहां पर अवशोषित कर लेती है, और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ठोस मल के रूप में, अर्ध ठोस रूप में यहां पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये कहां से स्रावित होता है?
तो ये आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत या फिर है लीवर हमारे अग्नाशय से स्त्रावित होता है। चलिए आगे देखिए, बाइल जूस में कौन सा तत्व जो होता है वो यहां पर नहीं पाया जाता है। तो बाइल जूस में बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर बाइल पिगमेंट, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो तत्व नहीं पाए जाएंगे। ये सिर्फ वसा के इमल्सिफिकेशन में यहां पर हेल्प करता है। आगे देखिए, कुफ्फर कोशिकाएं, कुफ्फर सेल्स जो होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? हमारी पाचन ग्रंथि, आमाशय की दीवार, यकृत या फिर है पित्ताशय। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कुफ्फर कोशिकाएं जो होती है वो हमारे लीवर में पाई जाती है, हमारे यकृत में पाई जाती है। तो यहां पर ये जो कुफ्फर सेल्स होती हैं ये एक फेगोसाइटिक यानी कि सेल्स के रूप में होती है, भक्षक कोशिकाएं जिनको कहते हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, उन्हें खत्म करने का कार्य करती है। तो ये हमारे यकृत में होंगे। आगे देखिए, लसिका वाही जिसे हम लैक्टल्स कहते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लसिका वाही का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन का पचना है, पित्तरस का अवशोषण, वसा का अवशोषण, जल का अवशोषण। तो यहां पर हो जाता है वसा का अवशोषण लसिका वाही का मुख्य कार्य। तो लसिका वाही ऐसी नलिकाएं होती जो हमारे वसा का यहां पर अवशोषण करने का कार्य करती है। आगे देखिए, कौन सा अंग आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के पाचन में भाग यहां पर लेता है? तो इसके ऊपर हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के ऊपर जो बात की थी वही प्रश्न है, थोड़ा सा यहां पर हिंदी में दे दिया है। तो यहां पर होगा उत्तर हमारा अग्नाशय, जो कि एक प्रकार की ग्रंथि भी है और अंग भी होता है। किस अंग में ब्रूनर्स ग्रंथियां जो हैं ये पाई जाती है? तो ब्रूनर्स ग्रंथियों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये हमारी जो छोटी आंत होती है उसका पहला भाग ड्यूडेनियम जो होता है वहां पर ये पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाउस्ट्रा किससे संबंधित है? तो हाउस्ट्रा यहाँ पर लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत या अग्नाशय। तो हाउस्ट्रा जो होगा ये हमारी बड़ी आंत से संबंधित होता है। जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो इसकी मूवमेंट और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने का कार्य यहां पर करती है। एमिनो अम्ल का अवशोषण जो होता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो एमिनो अम्ल का अवशोषण यहां पर किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? साधारण प्रसरण या फिर सक्रिय परिवहन, विस्तरण या फिर एंडोसाइटोसिस। तो यहां पर सक्रिय परिवहन के रूप में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में एमिनो एसिड का जो अवशोषण होता है वो किया जाता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, मानव में कितने प्रकार के स्वाद बोधक यानी कि टेस्ट बड्स होते हैं? तो यहां पर 2, 3, 4, 5 हैं। तो इनकी बात की जाए स्वाद बोधक की, जो हमें स्वाद का बोध कराते हैं, तो यहां पर खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और एक और प्रकार होता है उमामी, इनके रूप में यहां पर ये स्वाद बोधक जो होते हैं ये होते हैं। आगे देखिए, पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या है? तो यहां पर प्रोटीन का टूटना, फैटी एसिड का निर्माण है, या फिर वसा को छोटे कणों में तोड़ना, स्टार्च का ब्रेकडाउन है। तो यहां पर पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन जो होता है ये हमारा वसा के छोटे कणों में तोड़ना है। तो देखिए वसा क्या है? एक प्रकार का तेल, घी जो होता है ये वसी चीजों के अंतर्गत आते हैं। और जब हम इनके साथ में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो पानी और वसा होता है उनका एक मिश्रण बनता है। बस समझिए उसी को हम पायस भी कहते हैं। तो यहां पर पायसीकरण मतलब कि इमल्सिफिकेशन। तो यहां पर ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कौन सा हार्मोन आमाशय में अम्ल के स्त्राव को यहां पर बढ़ाता है? तो यहां पर जो सैक्रेटिन, गैस्ट्रिन या के, और यहां पर है स्टोमेटोस्टिन। तो यहां पर जो हमारा गैस्ट्रिन एंजाइम्स होगा, हार्मोन्स होगा, ये आमाशय में अम्ल स्त्राव यानी कि जो एचसीएल अम्ल होता है उसके स्त्राव को यहां पर बढ़ाता है। चलिए आगे देखिए, क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकू कहां पाई जाती है? तो क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकू यहां पर बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्ताशय या फिर ग्रसनी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो छोटी आंत होती है वहां पर ये पाई जाती है। तो उत्तर हो जाता है यहां पर हमारे लिए छोटी आंत। आंतरिक कारक या अंतर्जात कारक किसके अवशोषण में सहायक होते हैं? तो देखिए, आंतरिक कारक या अंतर्जात कारक जो होते हैं ये किसके अवशोषण में सहायक होते हैं? आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 या विटामिन के। तो यहां पर उत्तर हो जाता है विटामिन B12। इसके अवशोषण में हमारा जो आमाशय होता है उसमें
एक इंटरेस्टिंग, जिसे हम अंतर्जात यहां पर कारक कहते हैं, ये यहां पर विटामिन B12 की जो इलियम्स होता है में अवशोषण में यहां पर हेल्प करने का कार्य करता है। अब इलियम्स भी यहां पर हमारा जो आंत होगा उसका एक भाग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम अंत में कार्य करता है? तो लास्ट में यहां पर कौन सा एंजाइम कार्य करेगा? एमाइलेज, पेप्सिन, माल्टोज या फिर लाइपेज। तो यहां पर जो माल्टेज होता है यह अंतिम अवस्था में यहां पर कार्य करता है और ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। चलिए, किस एंजाइम का कार्य केवल एसिडिक पीएच में होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या फिर है माल्टेज। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पेप्सिन होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पेट में कार्य करता है, जहां पर पीएच जो होता है वो बहुत ही कम होता है। हमारे पेट का जो आमाशय का जो पीएच होता है वो 1.2 से लेकर के 1.5 तक होता है। ये काफी ज्यादा अम्लीय माध्यम होता है, तो कम पीएच में ये कार्य करने का कार्य करता है और प्रोटीन को पचाने में ये सहायक होता है। एंटेरोकाइनेज किसको सक्रिय करेगा? तो एंटेरोकाइनेज जो है ये यहां पर पेप्सिनोजेन या ट्रिप्सिनोजेन या एमाइलेज या लाइपेज, तो यहां पर ट्रिप्सिनोजेन को यहां पर ये सक्रिय करता है और जब ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय करेगा तो यहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम ये बनाता है, उसको ट्रिप्सिन में उसको बदलता है। पाचन तंत्र में म्यूकस का क्या कार्य है? तो पाचन तंत्र में म्यूकस की बात की जाए तो एंजाइम स्त्रावित करना, वसा को तोड़ना, अम्ल से सुरक्षा या फिर जल अवशोषण। तो अम्ल से सुरक्षा यहां पर जो होगा हमारा उत्तर होगा। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए कौन आवश्यक है? तो यहां पर इसके ऊपर हम बात की थी, जो अंतर्जात कारक होता है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहां पर कहा जाता है, तो ये यहां पर इसके लिए जिम्मेदार होगा या आवश्यक होगा। आगे देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे बड़ी यहां पर ग्रंथि जो है वो कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या फिर एड्रिनल। तो देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होता है हमारा लीवर। अब ये एक ग्लैंड भी होती है, एक अंग भी माना जाता है और इसका वजन लगभग 1.5 यानी कि लगभग 1.5 किलो के रूप में होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, काइम किस अंग में बनता है? छोटी आंत, अमाशय, पित्ताशय, ग्रसनी। तो ये बनता है, काइम जो है वो हमारे अमाशय में बनता है। जब अमाशय में भोजन के साथ में एंजाइम्स मिल जाते हैं और उनका जो एक पेस्ट टाइप बनता है उसी को हम यहां पर काइम कहते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा है? तो देखिए, हमारी जो छोटी आंत होती है उसका जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है इलियम। तो यहां पर जो ऑप्शन सी होगा ये हमारा उत्तर होगा और ये पोषक तत्वों को, अधिकांश पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण यही करता है। पाचन तंत्र में सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? तो पाचन तंत्र में सबसे पहली ग्रंथि यकृत, लार ग्रंथि, पित्ताशय, अमाशय। तो इसके ऊपर हमने बात की थी। पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है जहां पर लार ग्रंथियां होती है और वही सबसे पहली पाचक ग्रंथियां रहेंगी। प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? तो मुंह से, अमाशय से, ड्यूडेनियम से या फिर बड़ी आंत से। तो देखिए, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो हमारे अमाशय से ही शुरू होता है, जहां पर एंजाइम्स के माध्यम से प्रोटीन का जो पाचन होता है वो स्टार्ट होता है। आगे देखिए, बाइल साल्ट किसको एमल्सिफाई करते हैं? तो बाइल साल्ट यहां पर, इसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है तो आप इसका उत्तर सीधे सीख चुके होंगे। यहां पर जो वसा होता है इसका यहां पर ये एमल्सिफाई इसको करते हैं, यानी कि वसा जो होते हैं उसको तोड़ने का कार्य करते हैं। आगे देखिए, पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स यहां पर होते हैं? तो यहां पर है पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन या फिर इंसुलिन या फिर ग्लूकेगॉन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि जो एंजाइम्स होते हैं ये पाए जाते हैं अग्नाशयी रस के अंदर, जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, इसमें ये पाए जाएंगे। आगे देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस में पाई जाएंगी? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है ड्यूडेनियम, जेजुनियम, स्टोमक, लीवर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो होती है ये पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये हमारे स्टोमक में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाएंगे। तो हमारे अमाशय की जो भीतरी परत होती है वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है पाई जाती है,
जो खास करके HCl, पेप्सिनोजेन आदि का यहाँ पर रिलीज करती है। आगे देखिए, जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कौन सी पाचन जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है? प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या फिर जल का अवशोषण। तो यहां पर बात की जाए, जल का अवशोषण इसमें नहीं होता है। जल का अवशोषण हमारी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो करने का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, इनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। डाइजेशन का अधिकांश हिस्सा कहाँ होता है? मुंह, अमाशय, ड्यूडेनियम या फिर बड़ी आंत में। तो यहां पर बात की जाए ड्यूडेनियम में, जो हमारी छोटी आंत का पहला सिरा होता है, पहला भाग होता है, वहां पर होता है। आगे देखिए, पैप्सिन जो है किसका पाचन करेगा? तो पैप्सिन यहां पर पाचन जो है ये करेगा प्रोटीन का पाचन। जी हाँ, प्रोटीन का पाचन ये करने का कार्य करता है। आगे देखिए, बोलस किसे कहते हैं? तो मुंह में बनने वाला पाचक रस है या फिर पाचन के बाद काइम है, चबाया हुआ भोजन है, मल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चबाया हुआ जो भोजन होता है वो बोलस के रूप में होता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। जो कि लार जब इसमें मिल जाती है तब इसे भोजन को बोलस कहा जाता है। कौन सा अंग यहां पर पाचक एंजाइम्स का स्त्राव नहीं करता? लीवर, अग्नाशय, अमाशय या फिर छोटी आंत। तो यहां पर उस अंग की बात की जाए तो जो पाचक एंजाइम्स का स्त्राव नहीं करता है वो यहां पर होगा लीवर। लीवर केवल बाइल बनाता है जो कि एंजाइम्स नहीं है, और बाकी सभी इसमें एंजाइम्स होते हैं। इलियम में मुख्य रूप से क्या अवशोषित होता है? तो यहां पर पानी है, साल्ट है, बाइल पिगमेंट, विटामिन B12। तो देखिए, इसमें इलियम जो भाग होता है, यहाँ पर विटामिन B12 जो होता है उसका अवशोषण यहाँ पर किया जाता है। कोलोन का मुख्य कार्य क्या है? तो कोलोन जो होती है पाचन, मल बनाना और जल अवशोषण, वसा का पाचन, प्रोटीन का अवशोषण। तो कोलोन जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका एक भाग है और इसका कार्य होता है मल बनाने का और जल अवशोषण करने का। तो ये कार्य यहाँ पर कोलोन जो होती है बड़ी आंत का भाग करता है। आगे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने वाला मुख्य हार्मोन्स यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने वाला जो मुख्य हार्मोन्स होगा वो यहाँ पर रहेगा गैस्ट्रिन। जी हाँ, गैस्ट्रिन जो एंजाइम्स होता है ये अमाशय में बनने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि HCl और पेप्सिनोजेन आदि को बढ़ाता है, सक्रिय करता है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की जो हमने साइंस के इस डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी क्वेश्चन लिए थे वो होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए टॉपिक, नए